सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। दिस इज़ लोकेश लालवानी। और जो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले, तो हम लोग की क्लास 11th की फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है। अब बेसिकली हम लोग आएंगे क्लास 12th के टॉपिक्स पे, जो कि है हमारे पहली जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, एक यूनिट है, इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। पहला पार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस पे एंड दूसरा पार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो हमारा जो पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो देखो फिर इसमें क्या है हमारा, क्या हमको स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है। जो 12th के टॉपिक्स हैं वो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से समझना। ठीक है, हर एक टॉपिक को बेसिकली देखो कॉन्सेप्ट समझना अपने को। ठीक, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं। तो फिर अब जो है हमारा जो पहला टॉपिक आएगा वो आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखा है, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्ज, कि भाई चार्ज होता क्या है, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखो हमें मालूम है, एक अगर आपसे मैटर की डिफिनेशन पूछी जाए तो क्या बोलोगे? सर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर, है ना। दैट इज मैटर की क्या है, प्रॉपर्टी है कि जिसके पास क्या है, मास है, स्पेस है, वो क्या है, मैटर है। ठीक है, वैसे ही केवल उसके पास ये दो प्रॉपर्टी नहीं होगी, मैटर के पास एक और प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसकी। ये चार्ज जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर या बॉडी की। ठीक है, जिसके कारण वो किसी दूसरे बॉडी पे क्या करता है, फोर्स लगाता है या फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, चार्ज एक बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट में उसके अंदर की खुद की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है या उसके कारण लगने वाली फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक, सिंपल सी बात है। चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच it exert force or experience फोर्स। ठीक है, जिसके कारण किसी दूसरे पे एग्जर्ट करता है या उस फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो इतना हमें चार्ज के बारे में जानना है। अब चार्ज देखो होता क्या है, चार्ज हमें मालूम है क्या आता है, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये सब नॉर्मल सी बात है। दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और सेम चार्ज रिपल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। अब इसमें एक बात आता है कि चार्ज है तो भाई कितना है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं अगर किसी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या कहते हैं, किसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आया। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं कि मान लो हमारी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन गया किसी बॉडी में से, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है। और किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन आने पे उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आता है, हाँ सर पॉजिटिव आता है। और अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है अपने पास। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ क्यों रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो एक तरह से माइनस हो रहा है, चार्ज पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें सिंपल सी बात है, हमें मालूम है कि किसी भी बॉडी के अंदर, न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। तो जब तक इक्वल है, जितने पॉजिटिव हैं उतने अगर निगेटिव है तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। टोटल बॉडी पे चार्ज हो जाता है वो जीरो हो जाता है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसके ऊपर चार्ज जाता है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, उसके पास आ जाता है Na+। तो उसके पास 11 नंबर है, एटॉमिक नंबर उसका 11 है। दैट मीन्स उसके पास 11 प्रोटॉन है, उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल सोडियम के पास। लेकिन जब हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, दैट मीन्स अब हमारे पास बचे 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन तो जाते नहीं हैं, या तो इलेक्ट्रॉन आते हैं या तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब
11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को तो कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा एक प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन, प्रोटॉन मीन्स कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव। इसी वजह से कि अब तुम्हें मालूम चल गया एक इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन आता है या तो इलेक्ट्रॉन जाता है, उसकी वजह से चार्ज आता है। ठीक है, तो सबसे जो छोटा चार्ज होता है, जो सबसे छोटा चार्ज है वो किसके कारण है, एक इलेक्ट्रॉन का ही है। सबसे छोटा चार्ज किसका है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का ही है, जिसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है चार्ज की, दो चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से हम लोग डिनोट करेंगे, क्यू या स्मॉल क्यू से। ठीक है, इसकी यूनिट होती है कोलाम। ठीक है, यूनिट होती है अपनी कोलाम। ठीक, तो इसकी यूनिट तो अपनी कोलाम होती है चार्ज की। अब सबसे छोटा चार्ज जो है वो किसके है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है या किसी प्रोटॉन पे चार्ज होता है, वो सबसे छोटा चार्ज है, उससे छोटा कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है या तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसी के कारण चार्जेस बन रहे हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन आया तो दो, एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक नेगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन आए तो दो नेगेटिव। ठीक है, इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसकी मैग्नीट्यूड में वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। अब अगर इलेक्ट्रॉन है तो वही चार्ज क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, और अगर प्रोटॉन है तो यही वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। तो इतना हमें इसमें जानना था चार्ज के बारे में। अब पढ़ते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि भाई चार्ज की प्रॉपर्टीज़ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमको इस चैप्टर में समझना है कि चार्ज कैसे वर्क करेगा, चार्ज कैसे बिहेव करेगा, तो हमें चार्ज की प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी तो सबसे इंपॉर्टेंट जानना है कि अब अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्जेस क्या करेंगे, अपने रिपल करेंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे। हाँ, ये था अपना पहला टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, दो हमने बताया ना, चार्ज कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से आ रहा है। एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन आया, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन आया, दैट मीन्स उसके ऊपर है एक नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन आने का, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आने का मीन्स क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। मैंने समझाया ना कि इलेक्ट्रॉन जाता है या तो इलेक्ट्रॉन आता है, इसमें इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। वैसे ही अगर Cl है अपने पास, Cl में एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो क्या हो जाता है, Cl माइनस हो जाता है, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने का मीन्स इसके पास 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन थे पहले से, जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। अब 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो रहा है निगेटिव चार्ज में, और पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन का एक्सेस हो रहा है। तो हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में या इतने प्रोटॉन एक्सेस में। ठीक, तो अब इतना समझ में आया, जा रहा है तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आ रहा है तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं हो रहा कुछ काम। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो दो जाएंगे, या तो तीन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन चला जाए, 2.25 चला जाए इलेक्ट्रॉन, नहीं, है ना भाई। ऐसा थोड़ी होगा कि क्या एक इलेक्ट्रॉन जाओ, आधा आधा मैं पीछे भी जा रहा, ऐसा थोड़ी। ठीक, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहा है, जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज का। इंटीग्रल मल्टीपल दैट मीन्स -, -2, -1, ये इंटीजर्स हैं। ठीक, इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कह लो या एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल कह लो। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल अपना वही है कि एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है। ठीक, तो वही कह रहा है इंटीग्रल मल्टीपल होगा, डेट मीन्स Q बराबर आता है फॉर्मूला Ne। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, नंबर ऑफ एक्सेस। N हमारा है नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, कितने जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा, क्योंकि एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। दो आ गए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻, 3 आ गए तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है तो वो अपना एक चार्ज लेके आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻, या लेके जा रहा है। ठीक है, तो उतना ही तुम्हारा
प्रोटॉन एक्सेस या इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ रहे हैं। तो मेन हमें फॉर्मूला क्या रखना, Q इज इक्वल टू एनी, एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ई क्या है एलिमेंट्री चार्ज ऑन एन एलिमेंट्री पार्टिकल, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलॉन, यूनिट ध्यान रखना। ठीक, अब मेन आते हैं अपने टॉपिक पे, कोलॉम्स लॉ। अब जो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ है समझ लेते हैं क्या है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जैसे भाई कभी भी कंजर्वेशन आ जाए ना तो डैट मीन्स समझ लो चीज़ कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगा टोटल, ठीक है, टोटल चेंज नहीं होगा। तो कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, कि एक पूरे सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा वो रहेगा कांस्टेंट। भाई टोटल चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या कह सकते हो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जैसे एनर्जी के लिए होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसे ही चार्ज के लिए चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, ना नया चार्ज बनाया जा सकता ना पुराने चार्ज को खत्म किया जा सकता। ठीक है, पूरे सिस्टम का जो चार्ज रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कुछ है मटेरियल, वो NaCl, फॉर एग्जांपल NaCl। तो जब देखो Na इलेक्ट्रॉन तभी निकालेगा ना जब उसको चाहिए होगा, किसी को चाहिए होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा, अपनी मर्जी से थोड़ी। ठीक है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब उसको लेने वाला कौन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके ऊपर चार्ज, पहले कितना चार्ज था टोटल, जब दोनों में से किसी ने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला था टोटल चार्ज था 0। ठीक है, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अभी भी टोटल चार्ज कितना है, 0 है, लेकिन पूरे सिस्टम का चार्ज 0 है। ठीक है, इंडिविजुअल इसका चार्ज बोला जाए तो इसके ऊपर प्लस आया, उसके ऊपर नेगेटिव आया, लेकिन पूरे सिस्टम का चार्ज क्या, पहले भी 0 था अभी भी 0 है। डैट मीन्स कि टोटल सिस्टम का जो चार्ज रहता है, यहाँ पे ना नया चार्ज बना है ना पुराना चार्ज खत्म हुआ। ये कोई इसके ऊपर नया चार्ज थोड़ी आया, कैसे आया, इसमें से इलेक्ट्रॉन गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, है ना, इन्हीं के बीच में ट्रांसफर हुआ, कोई एक्स्ट्रा थोड़ी आया कि हाँ भाई यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, यहीं कहीं से इलेक्ट्रॉन घूमते हुए आ रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डैट मीन्स कोई गिव अवे कर रहा है, सिंपल सी बात है ना। चलो अब ये हो जाए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और बाकी दूसरा है एडिशन ऑफ चार्जेस। एडिशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज नॉर्मली अलजेब्रिक सम में ऐड होते हैं, प्लस वाला अगर प्लस निगेटिव आपस में जुड़ेंगे तो माइनस ही होंगे। ठीक है, प्लस प्लस आपस में जोड़ेंगे तो प्लस होंगे, निगेटिव निगेटिव आपस में ऐड होंगे तो ऐड ही होंगे, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल एडिशन होता है वैसे ही क्या होता है, हमारा चार्ज का एडिशन होता है। ठीक, चलो देखो अब हमने आता है कोलॉम्स लॉ पे, इसको हटा रहे हैं। तो दो हमें मालूम है कि कोई भी दो चार्जेस होंगे आपस में एक पास में रखे, कोई भी दो चार्जेस, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव नेगेटिव, इनके बीच में ना कुछ फोर्स लगेगी, है ना। हमें पढ़ा कि अट्रैक्टिव चार्ज अनलाइक चार्ज या फिर अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। दैट मीन्स ये और ये क्या करेंगे, सेम नेचर के चार्ज है, ये क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। दैट मीन्स ये तो कंफर्म है कि कोई भी दो चार्ज अगर पास में होंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगी, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, है ना। तो जब इनके बीच में फोर्स लगेगी, चाहे अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव, तो वो कितनी लगेगी वो हमें देखना है। वो कौन बताएगा, कोलॉम्स लॉ बताएगा। तो हमें मालूम है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगेगी, तो कोलॉम्स जी ने एक हमें लॉ दिया, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस। ये देखो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ ये चीज़ तो बताना भूल गया आप लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ से होता है चार्ज से, इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ चार्ज से, ठीक। स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट, जब चार्ज हमारा रेस्ट पे होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब हम लोग
रेस्ट चार्ज की स्टडी करेंगे तो बोलेंगे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हमारा चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो वही हम लोग स्टडी करेंगे, जितना भी इस टॉपिक में स्टडी करेंगे वो हमारा चार्ज रेस्ट पे रहेगा। चार्ज मोशन में आ जाता है तो करंट बना देता है, उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पर चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करेंगे पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक, चल तो कह रहा है कोई भी दो स्टेशनरी चार्जेज है, स्टेशनरी में रुके हुए चार्ज है, तो उनके बीच में फोर्स होगी, और जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर होती है। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है R, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक चार्ज भी किसी का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन। ठीक है, किसी का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा। ठीक, और या चार्ज घटेगा तो फोर्स भी क्या होगा, उनके बीच में कम होगा। सिंपल सी बात है भाई, दो निगेटिव पॉजिटिव थे, अगर पॉजिटिव वाले ने अपना चार्ज तो ये और तेजी खींचेगा, मतलब दोनों के बीच में फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, इनके बीच में क्या होगा, सॉरी, जो फोर्स होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। किनके बीच डिस्टेंस के, ये जो दो चार्जेस हैं इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। डेट मीन्स क्या है, सिंपल सी बात है भाई, दो चार्ज है पास में रखे हैं, जितना पास रखोगे उनके बीच में फोर्स उतनी ज़्यादा रहेगी। भाई दो लोगों के बीच में चाहे दुश्मनी है चाहे दोस्ती है, ठीक है, जितना पास रहेंगे तो क्या होगा, उतनी दोस्त और बढ़ेगी। ठीक है, और दुश्मनी जितने पास रहेंगे आपस में तो क्या करेंगे, एक दूसरे को उतना क्या करेंगे, धक्का वगैरह देंगे, है ना, ऐसे ही तो होता है। वैसे ही है, ठीक, कि अगर इनके पीछे दूरियाँ, मतलब डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो फोर्स है वो कम होती है, चाहे अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव। ठीक, तो वैसे ही है, क्या कह रहा है कि दो चार्जेस है उनके बीच में अगर कोई डिस्टेंस है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के डिस्टेंस। जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डेट मीन्स अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगी, स्क्वायर प्रोपोर्शन में कम होगी। मतलब अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ी तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगी, 4 टाइम्स कम हो जाएगी। डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ी तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगी। डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ी तो उसके स्क्वायर कितना हुआ, 9 टाइम्स, फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाएगी, ये कहता है। ठीक, हाँ, कह दे अगर तुमसे कि डिस्टेंस हमने 2 टाइम्स बढ़ा दी तो फोर्स कितनी बढ़ जाएगी, फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, समझे ये। तो कह रहा है जो फोर्स होगी वो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ से इनको कंबाइन करते क्या आ जाता है, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है K, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें मेन फॉर्मूला ध्यान रखना है, F इज इक्वल, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब K क्या है भाई, कुछ तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू होती है। अगर यहीं पे बताते, अगर ये K इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, अगर दोनों चार्जेस क्या हैं, एयर या वैक्यूम में, किसमें, एयर या वैक्यूम में। ठीक, तो ये जो K की वैल्यू है, ये K की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, समझे। ठीक, अब इसकी क्या वैल्यू है, पहले तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। भाई ये मीडियम की होती है प्रॉपर्टी। ठीक, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि कितना ज़्यादा ये फोर्स को कम करेगी, जितना ज़्यादा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, उनके बीच की फोर्स को कम करेगी। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ से जो इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, याद रखना क्या होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12, और इसकी यूनिट अगर निकाले तो आती है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट आती है। और इसका डायमेंशन फार्मूला निकालने को आता है, वो भी निकालेंगे। डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो क्या करेंगे, देखो हम क्या करें, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दें, बाकी सबको इधर कर दें।
एप्सिलॉन नॉट इधर आके क्या आ जाएगा 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन में F नीचे आ जाएगा इंटू R²। अब इसकी कोई डायमेंशन होती नहीं, 4 इनकी कोई पाई भैया नंबर है 22/7, इसकी कोई डायमेंशन हो सकती है नहीं ना, तो ये इसकी कोई डायमेंशन नहीं थी। कोलाम की क्या डायमेंशन होती है ये तो आपने बताया नहीं, अभी बताते। Q इज इक्वल टू एक फॉर्मूला था I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। करंट की डायमेंशन होती है A तो ये टी, ठीक है। तो चार्ज की डायमेंशन आती है A इंटू टी, A इंटू करंट के लिए A, टाइम के लिए T, तो AT आती है इसकी डायमेंशन। यहाँ से आ जाएगा AT इंटू AT अपॉन में फोर्स की डायमेंशन क्या है MLT टू द पावर -2, MLT टू द पावर -2 इंटू L², डिस्टेंस के लिए L²। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट की, देखो A तो हो जाएगा M जैसा कोई है नहीं है, तो M को ऊपर भेजो हो जाएगा M की पावर -1, L इंटू L² क्या हो जाएगा L³ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L की पावर -3, ठीक। यहाँ T² हो जाएगा, T की पावर -2 ऊपर आएगा +2 हो जाएगा, तो T² + 2 कितना हो जाएगा T की पावर 4। देन उसके बाद बचा क्या A², ये होगी डायमेंशन किसकी एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है ना, क्लियर है। एप्सिलॉन नॉट पता चल गया कितनी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, डायमेंशन पता चल गई। अब ये जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसकी ओवरऑल वैल्यू आती है, अगर एप्सिलॉन नॉट है तो क्या आती है 9 इंटू 10⁻9, क्या आती है 9 इंटू 10⁻9 ओवरऑल वैल्यू आती है, ठीक। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की इसकी जो यूनिट होती है वो जस्ट इसके अपॉन में एप्सिलॉन है, तो इसकी जो यूनिट होगी पलट जाएगी पूरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम्ब स्क्वायर, ठीक है, इतना है। अब ये तो आ गया अपना 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम एयर नहीं है, मीडियम एयर नहीं है तो क्या हो जाता है, जब मीडियम एयर नहीं होती तो उसकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम को एप्सिलॉन से डेनोट करते हैं, किससे एप्सिलॉन से। अब एप्सिलॉन से तो डेनोट करते हैं, लेकिन हम एप्सिलॉन निकालेंगे कैसे, एक चीज आती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेट मीन्स क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी हमें ये बताती है कि एयर के कंपैरिजन में, है ना, एयर के कंपैरिजन में उसकी परमिटिविटी कितनी है, कितने टाइम से, किसी मीडियम की एयर के कंपैरिजन में कितनी परमिटिविटी है। या एक और चीज़ देखो, यहाँ से एप्सिलॉन बराबर रहता है एप्सिलॉन R इंटू, इसको तो रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी दैट मीन्स ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, किसी एक मीडियम की, जैसे एयर हो, एयर के अलावा वाटर हो गया, वाटर की अपनी परमिटिविटी होगी, ठीक है। कोई भी मटेरियल हो गया, गैस हो गई, कोई गैस हो गई, उसकी अपनी परमिटिविटी होगी, ठीक। दैट मीन्स हर मीडियम की अपनी परमिटिविटी है। एयर के कंपैरिजन में कितनी है वो कौन बताएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्यों निकालते हैं, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेसिकली ये बताता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें ये बताता है, ये तो चलो हमें पता चलेगा कि एयर के कंपैरिजन में इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें ये बताएगा कि एयर के कंपैरिजन में अगर हम वही दो मीडियम को एयर से हटा के किसी दूसरे मीडियम में रख दे तो कितना फोर्स कम हो जाएगा उनके बीच में, कितना फोर्स कम हो जाएगा, डिक्रीज होता है फोर्स। एयर में फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है, याद रखना, एयर में चार्जेस के बीच, एयर या वैक्यूम में फोर्सेस सबसे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। और किसी दूसरे मीडियम में फोर्स क्या होता है, एयर के कंपैरिजन में कम होता है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन बराबर क्या है, अगर वही मीडियम क्या है, अगर वही मीडियम अगर वही चार्जेस किसी मीडियम में रखे, कोई अननोन मीडियम में रखे हैं, अननोन मीडियम मीन्स ऐसा मीडियम जो एयर के अलावा, एयर या वैक्यूम के अलावा, तो जो फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2/R²। जहां पे एप्सिलॉन नॉट था वहां पे क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। क्यों, क्योंकि अब हम किसी दूसरे मीडियम में रखें ना, तो उसकी परमिटिविटी रखेंगे, तो उसकी परमिटिविटी, अब रिलेटिव परमिटिविटी, इसका भी हमने रिलेटिव परमिटिविटी से निकाला, इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, हमने कहा इसको K से भी डिनोट करते हैं कई जगह पे, ठीक है। K तो यहाँ पे दूसरा लिखेंगे क्योंकि K हम लोग कांस्टेंट मान चुके हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी को
डाइलेक्ट्रिक, तो अगर हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, परमिटिविटी हमें नहीं मालूम, हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मालूम है, तो हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस Q1 Q2 अपॉन में R², फिर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो अलग है ये, उसको अलग कर दो, ये तो नॉर्मल फार्मूला होता है एयर में, बचेगा क्या, जो भी आएगा अपॉन में K और बचेगा, साथ में वही फार्मूला बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। तो अब ये क्या थी, ये फोर्स थी जब एयर में थी, तो एयर में फोर्स मान लिया कितनी थी, ये इसको हम F' कह ले रहे हैं, एयर में छोड़ो, एयर में फोर्स को हम F' कह ले रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है F' अपॉन में K, डेट मीन्स कितने टाइम्स फोर्स कम हो जाएगी किसी दूसरे मीडियम में। जैसे मान लो कोई मीडियम ले लो, वाटर वगैरह ले लो, वाटर की परमिटिविटी फॉर एग्जांपल 2 ले ली, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो मान लिया एयर में फोर्स लग रही थी उसके ऊपर 10 न्यूटन, 2 चार्जेस में, अब कितनी लगेगी 5 न्यूटन, डेट मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बता रहा है, कितने टाइम्स फोर्स कम हो गई, 2 टाइम्स कम हो गई, कितने फ्रैक्शन से कम हुई, 2 टाइम्स, समझे, ये है रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक का। तो हमें क्या फार्मूला ध्यान रखना है, ये फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, ये एयर में याद रखना है, ठीक। अगर किसी मीडियम में है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा 1/4 K एप्सिलॉन, और ये याद रखना, ठीक। अगर हमें डाइलेक्ट्रिक, अभी हमें एयर में हमसे कह रही है, एयर में हमने निकाल ली, एयर में जैसे 10 आई, हमसे कहे कि कोई मीडियम है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी इतनी है, बताओ उसमें कितनी फोर्स लगेगी, तो क्या करो, फोर्स इन एयर अपॉन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बस आ गया आंसर, सिंपल सा, ठीक। तो ये है अपना कोलाम्स लॉ। फिर उसके बाद कोलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में बहुत सिंपल सी बात है, इसको ये अभी तक हम लोग जो निकाले ये मैग्नीट्यूड है, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल ले। वेक्टर फॉर्म क्या है, जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमें क्या है, केवल मैग्नीट्यूड से काम थोड़ी चलेगा, साथ ही साथ क्या चलेगा, डायरेक्शन भी चाहिए अपने को। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये एक बन जाता है Q1 Q2 अपॉन में R³ इंटू R वेक्टर। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसको वेक्टर में करने के लिए उसके यूनिट वेक्टर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पोजीशन के, और जब यूनिट वेक्टर हटाते हैं तो क्या हो जाता है R वेक्टर अपॉन में R, उसका मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर अपॉन उसका, तो क्या हो जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R³ इंटू R वेक्टर, ठीक है, सिंपल है ये चीज़ है। हाँ, अगर दोनों फोर्सेस के बीच की डायरेक्शन के, जैसे मान लो 2 चार्जेस हैं, एक Q1 एक Q2, ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, कोई भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा नेगेटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव ले लो तो ये इसको दूर फेंकेगा, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इधर फेंकेगा, तो ये वाला चार्ज इसको इधर फेंकेगा, तो हमेशा डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, फोर्स ऑन 1 चार्ज ड्यू टू 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। हमेशा दो मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, ये जितना फोर्स लगाएगा उस पर उतना ही फोर्स ये उस पर लगाएगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट लगेगा चार्जेस में, ठीक है, चाहे सेम चार्ज हो चाहे अपोजिट चार्ज हो, ठीक है। तो F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू, विल बी इक्वल एंड, अपोजिट का साइन क्या था, नेगेटिव, ठीक, अपोजिट टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसी वजह से फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से अगर हमें टोटल फोर्स किसी बॉडी पर लगानी है, टोटल फोर्स किसी बॉडी पर निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कई सारी बॉडीज़ है, जैसे एक चार्ज ले लो Q1, इधर से एक चार्ज है, इधर से एक बॉडी है, वो चार्ज लगा दो, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव सब मान लिया पॉजिटिव, ठीक है, हटाओ। अब मान लो ये इसको क्या करेगी, रिपल करेगी, इस पर फोर्स लगाएगी, इसको क्या करेगी, इधर फोर्स, ये इसको रिपल करेगा इधर, ठीक है। तो हमें 1 पर फोर्स बतानी है, क्या बतानी है, फोर्स ऑन 1, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालेंगे पहले, क्या आएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R², फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, उसका डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का इस तरफ होगा, ठीक है, कह दो अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक। वही अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 निकालो,
1/3 के कारण निकालोगे पहले 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में Q1 Q3। अब क्या हो जाएगा, दूसरा चार्ज क्या है, यहाँ पे Q2 था, वहाँ पे क्या है Q3 है, अपॉन में डिस्टेंस मान लिया इसकी कुछ है, इसकी कुछ है, मान लिया डिस्टेंस दोनों की आर है, आर ठीक। अब क्या करना है, अगर हमें क्या करना है, अगर टोटल फोर्स निकालनी है तो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या देखेंगे, एक इधर फोर्स लगे, दोनों फोर्सेज अपोजिट हैं एक दूसरे, तो टोटल नेट फोर्स क्या आ जाएगी, दोनों को माइनस कर देंगे, F12 माइनस F13 बस, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसमें क्या होता है, वेक्टर लॉ लगता है एडिशन में टोटल फोर्स निकालने के लिए। अब देखो ये हो गया हमारा फोर्सेस के बारे में, कूलॉम्स लॉ। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, एक मिनट। हाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो फील्ड मतलब अपने आसपास का एक इसमें, तो हमें मालूम है कि कोई चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। चार्ज एक वैसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है या उसके कारण लगने वाले फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो हमें मालूम है वो चार्ज फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो डैट मीन्स उसके एरिया में कोई भी चार्ज आ रहा है, डैट मीन्स फोर्स लगेगा, डैट मीन्स उसके आसपास कुछ ऐसी फील्ड बना ली है कि जिसके कारण वो किसी दूसरे चार्ज पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, वही कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमें इतना जाना, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि द स्पेस अराउंड अ चार्ज, चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज आए तो उसके ऊपर उसको क्या करे, फोर्स एक्सपीरियंस हो, उसको फोर्स एक्सपीरियंस हो, वो उसकी क्या होती है, उस चार्ज की क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से Q0 चार्ज आया, ठीक, इसको क्या होगी, ये इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज हमेशा स्मॉल लिया जाता है पॉजिटिव, तो ये यहाँ आया, इसको क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, इसको वो भी लगाएगा लेकिन स्मॉल चार्ज है तो ये कम लगाएगा फोर्स, ठीक। तो ये इधर मूव करेगा, मूव तो करेगा, इधर आएगा, अट्रैक्ट होगा, तो डेट मीन्स क्या है, इसके अराउंड क्या है, एक स्पेस था जिसमें इसको फोर्स महसूस है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब कितनी ज़्यादा फोर्स महसूस होगी वो किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पे। तो यहीं से एक वर्ड आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, द फोर्स एक्टिंग इन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा वो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उस चार्ज के कारण इतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ मान लो ये चार्ज रखा था कोई Q1, यहाँ से 3 कूलम का चार्ज आया, उसको फोर्स महसूस हुई 15 न्यूटन, और वही एक चार्ज रखा था Q2, ठीक है, सेम पॉइंट पे दूसरा चार्ज आया, वही 3 कूलम चार्ज आया, अब उसको फोर्स महसूस हुई फॉर एग्जांपल 30 न्यूटन। तो अगर बोला जाए किसमें ज़्यादा, 3 कूलम चार्ज को 30 न्यूटन हुई, यहाँ 3 कूलम चार्ज को कितनी हुई, 15 न्यूटन। तो तुम्हें मालूम है ऑब्वियस सी बात है यहाँ इतना हुई, तो डेट मीन्स पर कूलम पे कितनी इसको फील हुई होगी, 10 न्यूटन पर कूलम इसे फील हुई होगी, मतलब हर एक कूलम पे कितनी फोर्स फील हुई होगी, 10 न्यूटन की, क्योंकि टोटल 3 कूलम पे 30 न्यूटन हो रही, तो डेट मीन्स एक कूलम पे कितनी हुई होगी, वही आपकी 10 हुई होगी। इसको 15 न्यूटन फील हो रही, डेट मीन्स एक कूलम पे कितनी हुई होगी, 5 न्यूटन, है ना। तो किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस वाले की, यही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहा है फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पर यूनिट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब जिस चार्ज को हम लाएंगे वो चार्ज यहाँ रखेंगे, ठीक, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वो नहीं, जिस चार्ज को लाएंगे वो। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है F इज इक्वल टू Q इंटू ई, Q इंटू ई, ठीक, F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम,
एक और होती है वोल्ट पर मीटर, वो बात क्या होती है, वोल्ट पर मीटर होती है, एक होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हमारा हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आगे चलते हैं, एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? कह रहा है अगर कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज है, उसके कारण हमें क्या बताना है, किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि भाई बताओ यहाँ कितनी होगी। हमें मालूम है जितना दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होती जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है, वीक होती जाएगी। तो डेट मीन्स डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। और एक तो चार्ज पे करेगी, चार्ज पे तो देख ही लिया, जितना ज़्यादा मजबूत चार्ज हो उतना ज़्यादा वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगी। लेकिन अगर हमें क्या है, किसी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, क्योंकि हमें मालूम है हर डिस्टेंस पे अलग अलग होगी, जितना पास लेके आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, जितना दूर लेके जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते कैसे किसी स्फेरिकल चार्ज के कारण, ऐसे बनाते हैं कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान रखो। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी डेट मीन्स डायरेक्शन होगा, हाँ होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए। और ये नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे, पहले ये समझाए। तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। कितनी बनाएगी, इसके लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। Q क्या है, जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, R क्या है, जितनी डिस्टेंस पे निकालनी है। ठीक है, Q इज द चार्ज और R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज where the electric field intensity is to be determined। ठीक है, तो ये होगा हमारा R इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड। R वो डिस्टेंस है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता देंगे, चार्ज रख के, डिस्टेंस रख के। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अब ध्यान से सुनो, जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है ना वो डायरेक्शन होता है। ठीक है, और हम लोग क्या मानते हैं, टेस्ट चार्ज लाते हैं। कौन सा चार्ज लाते हैं, कौन सा चार्ज मानते हैं कि यहाँ पे किस चार्ज पे लग रही है, टेस्ट चार्ज पे। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो अगर ये निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज रखा होता है तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करेगा डेट मीन्स इस तरफ फोर्स लगाएगा, और जिस तरफ फोर्स लगाता है वही फोर्स डायरेक्शन, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना। ये क्या डिफाइन कर रहा है, डेट मीन्स जितना दूर जाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या उसके लिए कम होती जाएगी, उसके लिए फोर्स क्या होती जाएगी, कम, इस डायरेक्शन में फोर्स कम होगी। ठीक, फोर्स तो वैसे ही कम होगी जितना दूर जाओगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, इसी वजह से क्यों, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, मतलब हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है और अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। कहाँ होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। और वही निगेटिव चार्ज के कारण क्या होती है, निगेटिव चार्ज होता है तो क्या करता है, ये टेस्ट चार्ज को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है ना, अट्रैक्ट करता। डेट मींस फोर्स का डायरेक्शन ये होता, वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, टूवर्ड्स द चार्ज। बस इतनी सी बात है। ठीक है, बात खत्म अपनी, तुम्हारी हमारी, है ना। नहीं अभी तो बात शुरू हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। कहीं से शोर आ रहा है थोड़ा, आज आने दो, कोई नहीं, अपनी क्लास चलती रहेगी। हाँ, तो ये हो गया अपना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया। इंटेंसिटी निकालनी किसी पॉइंट आर डिस्टेंस पे, Q अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन। ठीक, अगर पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, हमेशा कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, दूर जाओ। ठीक, निगेटिव चार्ज के कारण टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनाते हैं।
देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जितनी ज़्यादा डेंस होंगी दैट मीन्स उतना जो यहाँ पे इनके बीच में डिस्टेंस कम है, दैट मीन्स हमें मालूम है जितना पास होगा कोई भी चार्ज उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। भाई यहाँ से देख लो ना, ई इज प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितना पास में देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। ठीक, तो अगर यहाँ से देखो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनके बीच में गैप क्या कम है, अगर जहाँ गैप कम होता है डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग है, जितना दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में गैप क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। देखो ठीक है, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होती जा रही है, वीक होती जा रही है। ठीक, यही चीज़ बताता है। इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या इलेक्ट्रिक डायपोल, देख भाई इलेक्ट्रिक डायपोल देख लो क्या है, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखे हो, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट नेचर के हो, और कुछ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, हम लोग डिस्टेंस मानते हैं कितनी 12, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड, वो क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ में आया ना वीडियो, हाँ समझ में आया। ठीक, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड और स्मॉल डिस्टेंस से वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस देन द सिस्टम ऑब्टेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, भाई देखो ये डायपोल की स्ट्रेंथ बताता है। डायपोल में समझ लो ना, एक भाई डायपोल, पोल का मीन्स ये, डायपोल मीन्स यही होता है, ठीक है, जैसे पोल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों आपस में अपोजिट है, वैसे ही डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल डेट मीन्स एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, बस वैसे ही है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या स्ट्रेंथ बताता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं, क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होता है ये 12, दैट मीन्स हमने यहाँ डिस्टेंस मानी है 12, ठीक है, क्यों मानते हैं आगे पता चल जाएगा। ठीक, अब P क्योंकि बेसिकली हमें डायरेक्शन करना था वो हमें होगा नहीं, तो Q इंटू 12 ये पूरी की पूरी डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ दिए तो डबल कर दो वहाँ पे, नहीं Q इंटू 12 होता है। समझ आया। अब इसकी यूनिट क्या होती है, भाई दो चार्ज की यूनिट कूलम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसका डायरेक्शन क्या होता है, देखो इसका डायरेक्शन हमेशा होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन होता है। पहले तो एक चीज़ बता दें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा, ये बताना भूल गए, जो पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें मालूम है ना, पॉजिटिव से निकलती है चार्ज से दूर जाती है, निगेटिव की तरफ जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव से निगेटिव, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव, समझे, पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन वही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ बोला जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का अपोजिट होता है, निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। एंड इट्स एसआई यूनिट, इज एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर होगी भाई, चार्ज के लिए कूलम, डिस्टेंस के लिए मीटर। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा कहाँ से होता है, निगेटिव से पॉजिटिव होता है। ठीक, चलो आगे। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन क्या है भाई, ये डायपोल है, इसकी एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस है, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, इसकी एक्सिस पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। क्या बतानी है, इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक, भाई देखो निगेटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनाएगा क्योंकि उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी उसका डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स द चार्ज, सेम कलर का है जाता है, टूवर्ड्स द चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पे, उसका चार्ज क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। तो निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इसको E1 कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज के कारण ये बन रही है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। और इसकी मान ली डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से, कहाँ से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर से डिस्टेंस मान ली R है, तो इसका जो फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजिशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में R3, 2p अपॉन में R। P क्या है, डायपोल मोमेंट,
डेट मीन्स q इंटू 2l, 2l क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस, ठीक, 1/4π (2p / r²), इतना है। अब ये हो गया एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे इतनी आएगी, ठीक। अब आ जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है भाई? इक्वेटोरियल पॉइंट ऐसा होता है ना जहाँ पे इसको ब्रॉड साइड पोजीशन भी कहते हैं, इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, ये ऐसे भी पूछ सकता है ना, एंड ऑन पोजीशन, इसको कहते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन। ब्रॉड साइड ऐसा पॉइंट जहाँ से, इक्वेटोरियल पॉइंट होता है ऐसा पॉइंट जहाँ से दोनों चार्जेस की डिस्टेंस बराबर हो। जैसे ये पॉइंट ले लिया, इसकी यहाँ से डिस्टेंस, मतलब इसकी यहाँ इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज से डिस्टेंस सेम होगी, ठीक है, इसको इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला, और सेंटर से डिस्टेंस लेंगे हमेशा, कहाँ से, यहाँ से, सेंटर से डिस्टेंस r, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला आता है ई इक्वेटोरियल के लिए 1/4πε0, वहाँ पे 2p होता है, यहाँ केवल p हो जाता है, r3, बस सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, r है, खत्म, ठीक। यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से समझ में आया जो ई एक्सियल है ना सर, वो डबल है बहुत ज़्यादा, किससे, ई इक्वेटोरियल से, ठीक। ई एक्सियल जो है डबल है किसका, ई इक्वेटोरियल का, मतलब 2 टाइम्स है ई इक्वेटोरियल, ये हमें समझाता है, ठीक। चलो हमें आया इक्वेटोरियल पोजीशन पे और एक्सियल पोजीशन पे, चले आगे। चल भाई, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। दो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाइए सर? हर जो उसके बीच की डिस्टेंस होगी ना वो सेम रहेगी, ठीक है, ये चीज़ बताता है कांस्टेंट, समझ आया ना? ऐसे पता चलता है कांस्टेंट है। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो उसके ऊपर क्या है, टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क क्या होता है सर? टॉर्क होता है, टॉर्क बताया कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी, मतलब दो फोर्सेस लगे किसी बॉडी पे, इक्वल एंड अपोजिट हो तो बहुत बढ़िया, ठीक। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी पे लगे और उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो तो बॉडी क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है। एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ फोर्स लगे तो बॉडी क्या करेगी, रोटेट करने लगेगी। डेट मीन्स हम क्या कहते हैं, टॉर्क जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? टॉर्क जनरेट हुआ। वहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, वहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को कह रहा है प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या फॉर्मूला होगा टॉर्क का? तो देखो भाई, पहली बार टॉर्क बन क्यों रहा है? देखो मान लो एक डायपोल कैसा होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है ना, एक नेगेटिव होता है, एक क्या होता है दूसरा पॉजिटिव होता है, प्लेस होता है। अब पॉजिटिव चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है। भाई अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही, डेट मीन्स यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रही, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। या फिर हम क्या कहते हैं, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ भागेंगे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही निगेटिव चार्ज जो होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स लगती है, निगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, या हाँ अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, या अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स इस पे फोर्स लगेगी, इतनी फोर्स सेम लगेगी। F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी चार्ज Q पर फोर्स कितनी लगती है, F इज इक्वल टू क्यू ई। निगेटिव चार्ज के कारण इस तरफ लगेगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण उस पॉजिटिव चार्ज पर इस तरफ लगेगी,
दोनों फोर्स इक्वल होंगी, हाँ चार्ज सेम है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, कांस्टेंट है हर समय, तो दोनों फोर्स सेम है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाता है, F दोनों फोर्सेस सेम है, दोनों फोर्स सेम लग रही हैं, यहाँ पे भी क्यू ही लग रही है, यहाँ पे भी क्यू ही लग रही, लेकिन यहाँ पे इस तरफ लग रही है, यहाँ पे इस तरफ लग रही है, दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, इक्वल है लेकिन अपोजिट है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा। अगर मान लिया ये डायपोल कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाता है पी ई साइन थीटा, क्या, पी ई साइन थीटा, ठीक, पी ई साइन थीटा, ये होगा तुम्हारा टॉर्क का फॉर्मूला। यहाँ से आया टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। भाई देखो तुम्हें मालूम है किसी दो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन वेक्टर, मतलब नया वेक्टर है, ठीक है। बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा ना, तो मैग्नीट्यूड ये होगा। अगर उसको वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस पी वेक्टर, तो ये भी डायपोल, पी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, दैट मीन्स टॉर्क, ठीक है, टाउ भी इसको कहते हैं। तो ये आया पी साइन थीटा। तो अब एक क्वेश्चन आता है, दो केसेस, कुछ केसेस आते हैं, इफ थीटा 90 है, थीटा 0 है, थीटा 0 होने का, थीटा 0 कब होगा सर, थीटा 0 जब बिल्कुल रॉड ऐसे आ जाए, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे आ जाए रॉड, है ना, जब थीटा कितना बनाएगा 0, ये रॉड मीन्स, सॉरी रॉड हम बोल रहा हूँ, और डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, ऐसे आ जाए, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, अब ये थीटा कितना बन रहा है 0, तो इस समय टॉर्क क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्यों बनेगा सर, इधर एक फोर्स लगेगी माइनस का क्यू, इधर फोर्स लगेगी क्यू ई, इधर फोर्स लगेगी क्यू ई, पॉजिटिव चार्ज के यहाँ टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, इसमें अपोजिट लगती है, और दोनों का अपोजिट है और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस वजह से जो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ठीक। इस वजह से ये रोटेट नहीं करेगा इस पोजीशन में, ठीक। तो यहाँ पे अगर थीटा 0 हो तो उस समय टॉर्क जो आएगा पी ई साइन 0 रख देंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टॉर्क कितना आ जाएगी, 0। उस समय जो टॉर्क आएगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा, कैसा होगा, मिनिमम होगा, ठीक। वही दूसरा केस है, अगर थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो, तो उस केस में क्या आएगा, टॉर्क जो हो जाएगा वो मैक्सिमम 90 डिग्री, दैट मीन्स बिल्कुल ऐसे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी है, इसमें ऐसे रखा है 90 डिग्री बना रहा, तो उस समय टॉर्क आएगा मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि देखो क्या हो जाता है, साइन की वैल्यू तो 0 से 1 होती है बस, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 0 से, मतलब साइन की वैल्यू 0 से 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जब साइन की वैल्यू 1 आएगी, दैट मीन्स हमें क्या है, टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। तो टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब पी ई साइन 90 हो जाए। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोग को, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टॉर्क मैक्सिमम कितना आ जाएगा, पी ई, कितना आ गया, पी इंटू ई, खत्म, टॉर्क आ गया पी। अब टॉर्क आ गया, हम दो केसेस पढ़ लिए, मिनिमम और मैक्सिमम के। आगे चलते हैं, आगे बस हमारे पास एक चीज़ बची है इस पार्ट में, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है पॉजिटिव चार्ज के कारण। अरे पॉजिटिव चार्ज के कारण सर आपने अभी तो बताई, अभी तो बार बार बता रहे हो आप सर। पॉजिटिव चार्ज के कारण कहाँ जाएगी, दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्जेस, पॉइंट चार्ज के कारण, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। निगेटिव चार्ज के कारण, निगेटिव चार्ज के कारण भी आपने बताई, अभी क्या बताई है, निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, टूवर्ड्स द चार्ज, ये करके देखो, ये करके देखो। अब टू लाइक चार्जेस, अब ये बढ़िया चीज़ है, दो लाइक चार्जेस उनके बीच में कैसे होगी, दो लाइक चार्जेस मतलब एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव, ठीक है। मान लिया पॉजिटिव पॉल ले ले, ठीक, हमें उससे मतलब नहीं, नेगेटिव नेगेटिव चाहे पॉजिटिव है, दो लाइक चार्जेस होंगे तो उनके कारण क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है कुछ इस तरह से बनती है, देखना बेटा, ये इस तरह, ये बाहर, इसमें बाहर की ओर जाएगी, पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ दिखा देना, ऐसे दूर जाएगी। दोनों के कारण क्या होगी, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, इस वजह से एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐसे करेंगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ये बनेगी लाइक चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई जाना ये ऐसे जा रही थी, मतलब होता तो ऐसे है ना, लेकिन क्या करेगी, इसको रिपल करेगी, ऐसे मुड़ जाएगी, खत्म। ये लाइक चार्जेस के कारण है, ठीक है। निगेटिव होता तो निगेटिव में भी ऐसे ही बनता और एरो जो बाहर की तो जरा अंदर की तरफ हो जाता। अगर अनलाइक चार्जेस तो बढ़िया है, अनलाइक चार्जेस कुछ नहीं, अनलाइक चार्जेस के कारण तो पता ही, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। क्या होगा सर, पॉजिटिव से निकलेगी निगेटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी निगेटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी निगेटिव की तरफ जाएगी, ठीक है। नीचे से भी पॉजिटिव से निकलेगी निगेटिव की तरफ जाएगी। ये किसके कारण हो गया, अनलाइक चार्जेस के कारण, ठीक। पॉजिटिव से निकलेगी निगेटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी निगेटिव की तरफ आएगी। ये हमारा हो गया क्या, अनलाइक, हाँ अनलाइक चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ आया। तो हमारा जो है शायद इस पार्ट में इतना ही है, हाँ ठीक, ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट हुआ अपना क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड। हमने बहुत कुछ जाना, कोलॉम्स लॉ में ध्यान रखना है, उनके जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, डायमेंशन, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एक्सियल और इक्वेटोरियल पे ये टॉर्क, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर की, ठीक। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में जो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो थैंक यू, दिस वाज लोकेश लालवानी साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में।